नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़। सबसे पहले है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी भी एक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोपी हम यूज़ करते हैं ताकि हम ईसोफेगस को एग्जामिन करें, स्टमक को भी करते हैं, डुओडेनम और कॉलन को। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोपी। वीडियो एंडोस्कोपी इमेजेस भी हमें डिस्प्ले हो सकती हैं ऑन द कलर मॉनिटर, फिर हम उनको देख रहे होते हैं। तो अपर जीआई एंडोस्कोपी होती है, उसमें क्या होता है कि आफ्टर द पेशेंट हैज़ फास्टेड, जिसको 4 घंटे फास्ट को हो गए हों, फिर हम ये परफॉर्म करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक देते हैं थ्रोट स्प्रे के थ्रू, और ईसोफेगस, स्टमक और जो पहले 2 हिस्से होते हैं डुओडेनम के, उनको देखा जा सकता है। ठीक है, अपर जीआई एंडोस्कोपी में। तो ये टेबल बना हुआ है जिसमें देखिए अपर जीआई एंडोस्कोपी की इंडिकेशंस है, क्यों करवाएंगे। जब पेशेंट मोर देन 55 ईयर एज का और उसको डिस्पेप्सिया है यानी पेन इन द एपिगेस्ट्रम, अपर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन हो, एटिपिकल चेस्ट पेन हो पेशेंट को, डिस्फेजिया, और इसके अलावा वॉमिटिंग या वेट लॉस के साथ जब आए, अक्यूट या क्रोनिक जीआई ब्लीडिंग हो रही है, या डुओडेनल बायोप्सी हमने लेनी है इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैल एब्जॉर्प्शन, तो उसमें भी हम अपर जीआई एंडोस्कोपी करवाएंगे। कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जब पेशेंट को एटलेंटो एक्सियल सबलक्सेशन हो गई हो, जैसे इन द रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो उसमें हमने नहीं करनी। सिवियर शॉक के पेशेंट में नहीं करेंगे। रीसेंट अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है, अनस्टेबल अंजाइना या कार्डियक एरिथमियास, तो उनमें हम अपर जीआई एंडोस्कोपी नहीं करेंगे। सिवियर रेस्पिरेटरी डिजीज़ में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, 4 इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको याद हो। कॉम्प्लिकेशंस भी 3 आपको याद होनी चाहिए कि इससे एस्पायरेशन नमूनिया हो सकता है, परफोरेशन और ब्लीडिंग। ठीक है, प्रोसीजर में क्या होता है कि हमने नेचर ऑफ प्रोसीजर पेशेंट को एक्सप्लेन करनी होती है, रिटन कंसेंट लेना होता है, और पेशेंट को बताना होगा कि आपको एयर इन्फ्लेशन के दौरान पेन हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम आईवी सेडेशन भी देते हैं पेशेंट को। 4 घंटों की फास्टिंग हो, थ्रोट को हमने लिग्नोकेन के साथ स्प्रे करना है, ज़ाइलोकेन। आईवी सेडेशन जो है ना, एशियस पेशेंट के लिए, वेरी एंशियस पेशेंट जो होगा उसको हम देंगे। अब एंडोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने पास करना है फेरिंग्स से अंडर द डायरेक्ट विजन, फिर नीचे ईसोफेगस में जाएंगे, स्टमक एंड डुओडेनम। ठीक है, और प्रोसीजर के बाद भी 90 मिनट्स तक पेशेंट नथिंग पर ओरल पर होगा, कुछ उसने 90 मिनट्स तक नहीं खाना पीना। ठीक है, अगली इन्वेस्टिगेशन जो आती है एंडोस्कोपी से रिलेटेड वो है सिग्मोइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी या तो आउट पेशेंट क्लिनिक में 20 सेंटीमीटर रिजिड प्लास्टिक सिग्मोइडोस्कोप के ज़रिए भी की जाती है, या फिर एंडोस्कोप जो कि 60 सेंटीमीटर फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट होता है, फॉलोइंग अ डिस्पोजेबल इनेमा फॉर बॉवल प्रिपरेशन, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में और डिस्टल कोलोरेक्टल जो नियोप्लेजिया होते हैं वो हम सिग्मोइडोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड डिस्टल कोलोरेक्टल नियोप्लेजिया। आफ्टर फुल बॉवल क्लींजिंग करने के बाद इट इज़ पॉसिबल टू एग्जामिन द इंटायर कॉलन एंड ऑफन द टर्मिनल इलियम को भी हम देख सकते हैं यूजिंग दी लॉन्गर कोलोनोस्कोप। ठीक है, लॉन्गर कोलोनोस्कोप। उसके बाद ये देखें, कोलोनोस्कोपी की भी अलग इंडिकेशन है। हमने कहा कि लॉन्गर कोलोनोस्कोप से हम फिर टर्मिनल इलियम और पूरा कॉलन भी देख सकते हैं। तो कोलोनोस्कोपी क्यों करेंगे? जब पेशेंट को रेक्टल ब्लीडिंग होगी, अनीमिया की कोई वजह नहीं पता चल रही, तो कॉलन कैंसर सस्पेक्टेड होगा उसमें। एल्टर्ड बॉवल हैबिट के साथ जब होगा पेशेंट, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़ सस्पेक्टेड है, या कोलोरेक्टल कैंसर सर्विलेंस के लिए। क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है? सिवियर शॉक में नहीं करना, वही रीसेंट एमआई, अनस्टेबल एंजाइना, कार्डियक एरिथमिया में कोलोनोस्कोपी नहीं करेंगे। सिवियर रेस्पिरेटरी डिजीज़ में भी, पॉसिबल विजरल परफोरेशन अगर आपको सस्पेक्टेड है तो नहीं करेंगे, और सिवियर एक्टिव अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी कोलोनोस्कोपी नहीं करनी, क्योंकि उस टाइम पे परफोरेशन हो सकती है। एक्टिव है ना अल्सरेटिव कोलाइटिस। कॉम्प्लिकेशन ये भी परफोरेशन करवाएगा, ब्लीडिंग और कार्डियो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ड्यू टू सिडेशन। प्रोसीजर में 2 दिन पहले आपने पेशेंट को लो रेजिड्यू डाइट पे रखना है। ठीक है, इस प्रोसीजर से 2 दिन पहले पेशेंट खाएगा लो रेजिड्यू डाइट। जिस दिन प्रोसीजर होगा वो सिर्फ क्लियर फ्लूइड्स लेगा। आईवी सिडेशन हम उसको देंगे बेंजोडाइजेपिन। ठीक है, और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट हमने पास करना है अंडर डायरेक्ट विजन, और मैन्योवर्ड
अराउंड टू द सीकम एंड टर्मिनल इलियम तक। ऑब्जर्वेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स फॉलोइंग द प्रोसीजर। 2 घंटों तक फिर हमने प्रोसीजर के बाद ऑब्जर्व करना है। अगली इन्वेस्टिगेशन हमारे पास एंडोस्कोपी के बाद आता है बैरियम कंट्रास्ट स्टडीज़, जो हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में डिस्कस करेंगे। बहुत सी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमने बैरियम स्टडीज़ करनी होती हैं। उसमें बैरियम स्वैलो है, डबल कंट्रास्ट बैरियम मील, स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू, स्मॉल बाउल इनेमा, बैरियम इनेमा। ठीक है, ये सारी टाइप्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले बैरियम स्वालो। अब इसमें क्या होता है, स्वालो यानी खिलाया जा रहा है, तो ईसोफेगस को हम विजुअलाइज करते हैं एज बैरियम इज स्वैलोड इन द अपराइट इन प्रोन पोजीशन। ठीक है, पेशेंट अपराइट होगा, प्रोन होगा, अपराइट में और प्रोन पोजीशन में हमने ये खिलाना होता है और हम ईसोफेगस को विजुअलाइज करेंगे। मोटिलिटी एबनॉर्मलिटीज़ एज वेल एज अगर कोई एनाटॉमिकल लेजन भी है ना ईसोफेगस में, तो वो हमें इसमें नज़र आएगी। रिफ्लक्स बैरियम का कैन बी ऑब्जर्व विद पेशेंट टिप्ड हेड डाउन। पेशेंट अगर टिप्ड हेड डाउन है तो उस पर इसका रिफ्लेक्स भी हमें नज़र आ सकता है। अब ये क्यों करवाते हैं बैरियम स्वालो? स्ट्रक्चर को डायग्नोज करने के लिए, हाइटस हर्निया, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स और मोटिलिटी डिसऑर्डर्स जैसे एकलेजिया के लिए हम बैरियम स्वालो करवाते हैं। दूसरा होता है डबल कंट्रास्ट बैरियम मील। अब इसमें क्या होता है, ये हम परफॉर्म करवाते हैं ताकि हम स्टमक और डोडेनम को एग्जामिन करें। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ बैरियम हमें एफिवर्सेंट ग्रेन्यूल्स के साथ देना होता है या टैबलेट्स के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, ताकि डबल कंट्रास्ट बिटवीन एयर एंड बैरियम इज़ ऑब्टेन्ड। दोनों के दरमियान जो एफिवर्सेंट हम दे रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड वाली दवाइयाँ जो प्रोड्यूस करें, तो उसके उस एयर के दरमियान और बैरियम जो हमने दिया उसके दरमियान कंट्रास्ट प्रोड्यूस हो, इसलिए हम ये साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टमक और डोडेनम की एग्जामिनेशन के लिए, एक तो गैस्ट्रिक डोडेनल अल्सर्स के लिए हम करवाते हैं बैरियम मील, डबल कंट्रास्ट बैरियम मील, गैस्ट्रिक कैंसर में और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में। ठीक है, देन आता है स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू। ये क्या है, अब ये स्मॉल बाउल को एग्जामिन करने के लिए है। बैरियम स्वालो करवाया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक गया थ्रू द जेजिनम एंड इनटू द इलियम। अब ये टेक्निक ओनली वे होता है टू डेमोन्स्ट्रेट द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इसको कुछ घंटे लगते हैं फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर। ठीक है, इंटेस्टाइन की एनॉमलीज वगैरह के लिए, एनाटॉमी के लिए हम स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू करवाते हैं। इसकी इंडिकेशन है मैल एब्जॉर्प्शन में ये करवाया जाता है और क्रोहन्स डिजीज़ में। ठीक है, देन आता है स्मॉल बाउल इनेमा। एनजी ट्यूब पास की जाती है थ्रू द डुओडेनम और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट बेरियम फिर हमने देना होता है। ठीक है, एनजी ट्यूब के ज़रिए। तो इसकी इंडिकेशन होती है, ये अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है फॉर द असेसमेंट ऑफ स्मॉल बाउल, स्पेशली अगर स्ट्रक्चर या ऑब्स्ट्रक्शन को हमने देखना है तो उसके लिए फिर हम स्मॉल बाउल इनेमा करते हैं। इसको कम टाइम लगता है बनस्पत स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कुछ घंटे लग रहे थे। एंड लास्ट है बैरियम इनेमा। बाउल इज़ थॉरोली क्लीन्ड, ओरल लेक्सेटिव दिए हमने पेशेंट को, बाउल क्लीन किया। अब बैरियम और एयर इंसफिलेट की व्या द रेक्टल कैथेटर। ठीक है, रेक्टल कैथेटर के थ्रू हमने एयर भी दिया, बैरियम भी दिया। डबल कंट्रास्ट व्यू ऑब्टेन करेंगे हम पूरे इंटायर कॉलन के। इसको कहते हैं बैरियम इनेमा। ये कॉलन के जो ट्यूमर और पॉलिप्स होते हैं उनके लिए किया जाता है और डाइवर्टिकुलोसिस। ठीक है, देखें कॉलन की पैथोलॉजी के लिए हम कर रहे हैं। देन आता है अगली इन्वेस्टिगेशन, प्लेन एक्सरे एब्डोमेन, गैस अंडर द राइट डायफ्राम इन गट परफोरेशन। ठीक है, गट परफोरेशन वाला जो पेशेंट होगा ना, उसके राइट डायफ्राम के नीचे आपको गैस नज़र आएगी और एयर फ्लूइड लेवल नज़र आएगा। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट में एयर फ्लूइड लेवल। इसी तरह मेगा कॉलन कब नज़र आएगा, सिवियर कोलाइटिस में 6 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वो ट्रांसवर्स कॉलन डायलेट हो जाएगा। ठीक है, अगली इन्वेस्टिगेशन हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, क्योंकि उससे अक्यूट एब्डोमेन का पता चलता है, जैसे अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, अपेंडिसाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस, गाल स्टोन, लिवर डिजीज़, ये सब अल्ट्रासाउंड में अक्यूट एब्डोमेन का पता चलता है। दूसरा मिजेंट्रिक थिकनिंग, हमें जो एब्डोमिनल टीबी में हो जाती है, मिजेंट्रिक थिकनिंग भी अल्ट्रासाउंड से पता चलती है। विजरोमेगैली, विजरा इनलार्ज हुआ है, बिलियरी ट्रैक की अगर डायलेशन हुई है तो अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल बायोप्सी भी हम लेते हैं, एस्पायरेशन भी करते हैं। ठीक है, इसी तरह होता है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड।
इसमें क्या होता है कि एक गैस्ट्रोस्कोप होता है जिसमें अल्ट्रासाउंड प्रोब लगा हुआ होता है, और वो हम यूज़ करते हैं फॉर ईसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक वाल थिकनिंग। ठीक है, ईसोफेगस की थिकनिंग या गैस्ट्रिक जो वाल है उसकी थिकनिंग के लिए हम फॉर द स्टेजिंग ऑफ कैंसर हम ये यूज़ करते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। देन आता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन इज़ हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ वही मिजेंट्री और बावल की थिक बावल वाल को डायग्नोस करने के लिए। पीछे रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स और एओर्टा के लिए भी सीटी करवाते हैं। कोई विस्कस परफोरेट हो गया सीटी करवाएंगे, और सब डायाफ्रामेटिक एब्सेस के लिए। ठीक है, देन एमआरआई। अब ऊपर जो पिक्चर बना हुआ है ये सीटी नॉर्मल सीटी स्कैन विथ एब्डोमेन, नीचे एमआरआई का नॉर्मल एमआरआई है। ठीक है, एमआरआई एब्सेस जो होंगी ना अराउंड दी एनस, रेक्टम एंड पेल्विस, उन एब्सेस को डायग्नोस करने के लिए। और हेपेटोबिलियरी एंड पैनक्रियाटिक डिजीज़ के लिए भी हम एमआरआई करवाते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये सारी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हुई। एंडोस्कोपी था, बेरियम कंट्रास्ट स्टडीज़, प्लेन एक्सरे एब्डोमेन, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक